Hello everyone, how are you? Hello ma'am, we are fine ma'am, and Hello what ma'am, about we you? are fine ma'am. What about you? I'm also fine, and in this session we all are going to start our new chapter, and this chapter is about shirt. तो इसमें हमें पढ़नी है द स्टोरी ऑफ शर्ट. फिलहाल अभी तक तो हमने किंग की एंड लेडीज की, वुमेन एंड मेंस की स्टोरी पढ़ी थी, लेकिन फर्स्ट टाइम हम लोग शर्ट की स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं. तो ये जो स्टोरी है ये हमें ये बताएगी कि जो शर्ट है, बेसिकली शर्ट ही नहीं, जितने भी क्लॉथ्स हैं जो हमारे घर में आते हैं जिन्हें हम लोग पहनने के लिए यूज करते हैं, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है और कैसे कैसे वो बाकी सारे एरिया में जा, मतलब कहाँ कहाँ तक वो पहुंचते हैं, कौन है जो उसे लेके आता है, यानी कि कॉटन ग्रो करने से लेकर के मार्केट में हमारे खरीदने तक किस किस के हाथ में जाती है वो शर्ट. तो ये हमें इस स्टोरी में पढ़ना है. ओके. चलिए, तो हमारी चैप्टर का हमारे टाइटल है ए शर्ट इन द मार्केट. तो इस शर्ट में इन सभी लोगों के पिक्चर भी दे दिए जितने लोगों का इसमें योगदान रहा है, इतने लोगों का कंट्रीब्यूशन है. फिलहाल आपको ये नहीं सोचना है, ऐसी शर्ट नहीं खरीदनी है. शर्ट में ये सारी इमेज नहीं बनी हुई है. वो केवल स्टोरी बताने के लिए हमें इस शर्ट पे वो ड्रॉ कर दिया है कि कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है उस शर्ट को बनाने में. Yes ma'am. चलिए, तो इस शर्ट इन द मार्केट यानी अभी की बाजार में, मार्केट में शर्ट आई है, कहाँ कहाँ से स्टार्ट होती है. तो दिस चैप्टर टेल अस द स्टोरी ऑफ अ शर्ट. ये हमें एक शर्ट की कहानी बताएगा. इट बिगिंस विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड एंड्स विद द सेल ऑफ द शर्ट. तो स्टोरी की शुरुआत होगी इसे उगाने से लेकर के, यानी कि पहले कौन है जिसने कॉटन को ग्रो किया, कॉटन को ग्रो करने वाला पर्सन. एंड ये स्टोरी एंड कहाँ पर होगी, जब ये शर्ट सेल की जाएगी, कोई इसे परचेज कर लेगा, कोई खरीद लेगा इसे, तो वहां पर ये स्टोरी एंड हो जाएगी हमारी. तो वी शैल सी दैट अ चेन ऑफ मार्केट्स लिंक द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर ऑफ द शर्ट इन द सुपरमार्केट. तो अभी इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि एक चेन बन जाती है, एक श्रृंखला. मार्केट में सबसे पहले एक किसान है जो उगाएगा, फिर वो कहाँ बेचेगा, किसी ट्रेडर को बेचेगा, किसी व्यापारी को जो कॉटन लेके जाएगा, फिर वो उसे किसी मिल में भेजेगा, फिर वहां पर धागे बनाए जाएंगे, फिर उन धागों को कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में भेजा जाएगा, फिर जब वो कपड़ा रेडी हो जाएगा वो उसे शर्ट बनाने वाले मार्केट में देंगे. तो ये पूरा एक चेन की तरह प्रोसेस है. खरीदने वाले तक ये पूरी प्रोसेस एक चैन की तरह रहती है. बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चैन. और हर स्टेप पे कोई या तो बेचेगा, दूसरा खरीदेगा, यानी कि केवल शर्ट ही नहीं खरीदी जाएगी, इसकी जितने भी चीजें हैं. कॉटन बॉल से स्टार्ट करते हैं हम. तो सबसे पहले जिसने कॉटन को ग्रो किया है वो किसी को कॉटन बॉल्स यानी कि रुई निकालने के बाद पहले बेचेगा. तो हर स्टेप पे कोई सेल करेगा और दूसरा कोई उसे परचेस करेगा. डज एवरीवन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम दिस. अब क्या सभी को बराबर का फायदा होगा. फिलहाल अब हमें देखने में क्या लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाता है, जिसने शर्ट को बेचा, क्योंकि वो उस शर्ट में लेबलिंग करके उसे बहुत ही ज्यादा कलर, क्या करते हैं उसमें हाई प्राइस टैग लगा करके उसे ज्यादा क्वालिटी में बेच देंगे कि ये लो, ये महंगी सी शर्ट है, 2000 की या 1000 की. लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा बेनिफिट वही नहीं कमाता है, और भी पर्सन है बीच में जो ज्यादा बेनिफिट लेते होंगे. कौन कौन है हमें इस स्टोरी में ही पढ़ना है आगे. और ये भी पढ़ना है, चलिए अभी तो ये पढ़ना है कि क्या सभी को इक्वली बेनिफिट हुआ. तो हम स्टोरी को पढ़ने के पहले ही जानते हैं कि सभी को इक्वल बेनिफिट तो नहीं होता होगा. नहीं होता होगा ना सभी को इक्वल. No ma'am. कोई No ज्यादा ma'am. माइंड लगा के ज्यादा पैसे ऐंठ लेता है दूसरे से. चलिए अभी और आगे क्या दिया हुआ है. सम पीपल बेनिफिट मोर देन अदर्स. कुछ ऐसे हैं जो दूसरों से ज्यादा फायदा उठा लेते हैं. वी शैल फाइंड आउट. हमें इस स्टोरी में उन्हीं के बारे में पढ़ना है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे. यस, सबसे पहले ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक फार्मर से, यानी कि सबसे पहले कॉटन बॉल्स को ग्रो किया गया. यस, तो जो कॉटन बॉल्स हैं, सबसे पहले इन्हें ग्रो करना है. और कॉटन बॉल्स को ग्रो करना कब से शुरू हुआ था हमारी हिस्ट्री में, जब नियोलिथिक एज चल रहा था, नव पाषाण काल, तभी से कॉटन भी उगाया जाने लगा था. आप लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे 6th क्लास में.
तो अभी आज फिलहाल पुराना हो गया है, पहले के लोग शर्ट बनाना नहीं जानते थे, वो लोग कॉटन को उगाते थे, उन्हें पता नहीं था हम किस पर्पस के लिए उगा रहे हैं, वो लोग केवल कॉटन का ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और टेक्निकल चीजें और ज्यादा आ रही हैं, मिल बन गई, फैक्ट्रियां आ गई, तो इनसे अब कॉटन के नए नए कपड़े भी बनाए जाने लगे। तो अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक फार्मर से जिसने इस फसल को उगाया था। अब ये आपको एक एग्जांपल दिया है, ऐसा नहीं है कि यही एक फार्मर पूरे दुनिया के लिए कॉटन उगाता है, ऐसा नहीं है। चलिए, तो अभी हम एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो स्वप्ना है ए स्मॉल फार्मर इन कुरनूल। तो करनूल के बारे में दिया हुआ है आपको, जो कि आंध्र प्रदेश में है, यानी कि हमारे इंडिया के साउथ में। और स्वप्ना एक छोटी सी फार्मर है। तो ये एक छोटी किसान है, यानी कि उसके पास जमीन कम है, वो गरीब है, इसलिए उसे स्मॉल फार्मर बताया है। तो ये एक छोटी किसान है जो आंध्र प्रदेश में कॉटन की खेती करती है। तो शी ग्रो कॉटन ऑन हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड। वो अपने छोटे से खेत पर, छोटे से जमीन के टुकड़े पे कॉटन उगाती है। द बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर राइप एंड सम हैव ऑलरेडी ब्रस्ट। अब क्या हुआ, कॉटन की फसलें सबसे ज्यादा जब किसान खेती करते हैं तो उन्हें इंतजार एक ही चीज का होता है कि फसलें हमारी जल्दी से पक करके रेडी हो जाएं, और पकी हुई फसल को देख के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि तभी वो टाइम आता है कि अब हमें इसके बदले में इनकम मिलेगी। तो ऐसे ही स्वप्ना ने भी क्या किया था, कॉटन की खेती की और बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एंड एट द लास्ट क्या हुआ, उसकी फसलें पक भी गई, कॉटन की जो प्लांट थे वो पक गए, यानी कि इसमें से ये बॉल्स जो थे ये व्हाइट कलर के आ गए और फूट गए। पहले ये पैक होते हैं, लेकिन जब ये कॉटन पक जाता है तो ये फूट जाते हैं। तो इसमें से कुछ जो है वो ब्रस्ट हो गए थे, यानी कि फट गए, उनमें से कॉटन बाहर निकलने लगा। सो सपना इज बिजी पिकिंग कॉटन। और सपना किस में बिजी हो गई, अब कॉटन को निकालने में। क्योंकि अगर अभी नहीं निकालेगी ना तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये व्हाइट कलर की है जो ये डस्ट की वजह से गंदी हो जाएगी। तो इसलिए अब इसे निकालना है जल्दी से जल्दी। द बॉल्स विच कैरी द कॉटन इन देम डू नॉट बस्ट ओपन ऑल एट वंस। तो यहाँ पर कॉटन के जितने भी पेड़ है, क्या होता है ना, जैसे अभी गेहूं उगाया जाता है तो सारी फसलें एक साथ पक जाती हैं, सभी एक साथ ही पक Yes, जाती है ना। ma'am. Yes, सेम ma'am. ऐसे ही मैंगो ट्री होता है, नहीं, मैंगो ट्री में ऐसा नहीं होता, सारे के सारे आम एक ही दिन में पक जाते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक ही दिन सारे ही तोड़ के खा लेने होते हैं हमें एक ही दिन में। तो क्या होता है ना, जैसे मैंगो ट्री जो है वो एक सीजन आता है, उसके हर आम उस पूरे सीजन भर में पकते हैं। आज के दिन जैसे एक दिन पक गए, फिर अगले दिन और पकेंगे, अगले दिन और पकेंगे, तो सेम ऐसे ही कॉटन में भी होता है, सारे के सारे बॉल्स एक ही दिन नहीं फट जाते। तो इसलिए इसे महीनों भर लग जाते हैं इस कॉटन को कैरी करने में, निकालने में। क्योंकि जिसमें से जो कॉटन का फट जाता है ये प्लांट, उसमें से ये कॉटन निकाल के रख लेती है, तो इसमें इसे काफी टाइम लगता है। ये सारे एक साथ ही नहीं फटते हैं, तो इसलिए काफी टाइम लगाती है इसे कलेक्ट करने में। Once the cotton is collected, instead of selling it at Kurnool cotton market, अब उसने जब सारा कॉटन कलेक्ट कर लिया तो अब उसे क्या करना है, घर में तो रखना नहीं है, क्योंकि वो कपड़े खुद से नहीं बनाएगी, अभी वो कहाँ बेचेगी, अब उसे मार्केट में। तो वो मार्केट में लेके जाती है। स्वप्ना एंड हर हस्बैंड टेक द हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर। अब ये उसे पास के एक व्यापारी के पास, एक जो लोकल ट्रेडर है, दैट मीन्स कि आसपास ही कहीं दुकान होगी उनके एरिया में, वहां पर लेके जाते हैं। अब क्या होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन, यानी कि जब वो कॉटन को उगा रही थी स्टार्टिंग में, 4 महीने की खेती थी, 4 या 5 महीने की होती है। तो जब स्टार्टिंग में ये कॉटन को उगा रही थी तो सपना हैड ब्रॉट ₹2,500 फ्रॉम द ट्रेडर एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स फॉर कल्टीवेशन। तो स्वप्ना ने क्या किया था, बहुत ही हाई रेट पे कर्जा ले लिया था, उधार ले लिया था उस व्यापारी से कि मुझे खेती करनी है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था वो बहुत ही गरीब है। तो इसलिए उसने क्या किया था, बीज के लिए और ये पेस्टिसाइड्स वगैरह, फर्टिलाइजर, इन सभी को खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए उसने क्या किया था, उस ट्रेडर से कुछ पैसे ले लिए थे बहुत ही हाई रेट पे। तो ये देखिए, ₹2,500 लिए थे उससे, उस व्यापारी से। अब क्या हुआ एट द टाइम, अब जब वो दे रहा था, स्वप्ना को पैसे दे रहा था क्रेडिट पे, उधार पे, तब क्या हुआ था, तब उस ट्रेडर ने क्या किया था, मेड स्वप्ना एंग्री टू अनदर कंडीशन, ही मेड हर प्रॉमिस टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम। तो उसने पैसे देने के पहले ही ये वादा करवा लिया था कि
तुम अपनी सारी की सारी कॉटन की जो क्रॉप्स होगी वो मुझे ही बेचोगी और किसी के पास नहीं जाओगी। और उसके बाद उसने सपना को ये 2,500 रुपए 2,500 रुपीज दिए थे। चलिए, तो अब आगे क्या होता है, क्या वो उसे सही प्राइस देते हैं? बेचारे का एहसान तो पहले ही है, वो कुछ बोल भी नहीं पाएगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो कल्टीवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर्स हाई लेवल्स ऑफ इनपुट such as fertilizer and pesticides and the farmers have to incur heavy expenses on the account of these। तो अभी जब कॉटन की खेती होती है तो उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा इनपुट चाहिए। इनपुट क्या होता है, जैसे अभी हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें इनपुट कमांड देनी होती है, हमने क्या इनपुट दिया और क्या प्रोसेसिंग होगी डेस्कटॉप पे। लेकिन यहाँ पर इनपुट क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हमें इन्वेस्ट करनी है। तो जब भी कॉटन की खेती होती है तो उसमें बहुत सारे इनपुट चाहिए होते हैं। क्या क्या चाहिए, देखिए, पहले तो फर्टिलाइजर चाहिए अच्छी क्वालिटी का, पेस्टिसाइड्स चाहिए ताकि फसल खराब ना हो जाए, उसे कीड़े ना खा लें। एंड इसके लिए फार्मर हैव टू इनकर हैवी एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ दिस। और इसलिए क्या करना पड़ता है, जितने भी किसान हैं उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है, बहुत भारी खर्चा करना पड़ता है इनके ऊपर। ठीक है, मोस्ट ऑफन द स्मॉल फार्मर्स नीड टू ब्रो मनी टू मीट दिस एक्सपेंसेस। और बहुत से छोटे किसान ऐसे हैं बेचारे जिन्हें ये खर्चा कर पाने में कैपेबल नहीं होते, और क्या करते हैं वो किसी भी लोकल ट्रेडर से उधार ले लेते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं कि हमें खेती तो करनी ही है। अब क्या होता है फिर, ये इतना भी हमें समझ आ गया। स्वप्ना ने कॉटन की बॉल उगाई, उसने पहले ही उधार ले लिया था, क्रेडिट पे पैसे ले लिए थे, और इसलिए अब उसके पास एक ही कंडीशन थी कि अगर कॉटन बेचना है तो उसी लोकल ट्रेडर को ही बेचना है, किसी और के पास तो जाना नहीं है अभी। तो अब आगे क्या होता है, एट द ट्रेडर्स यार्ड टू ऑफ हिज मैन विद द बैग्स ऑफ कॉटन। अब ट्रेडर की दुकान पे क्या होता है, वहां पर उसके दो आदमी होते हैं जो कॉटन के थैलों को, जो कॉटन का बोरा था उसे वेट करते हैं उसका, कितना है वो, एट अ प्राइस ऑफ 1500 पर क्विंटल। अब ट्रेडर क्या बताता है कि 1500 पर क्विंटल के हिसाब से, यानी कि एक क्विंटल की कीमत है 1500। और फिर क्या बताया उसने, तो 1500 पर क्विंटल के हिसाब से तुम्हारी कॉटन का दाम हो गया 6000। तो यानी कि अभी उसकी कॉटन कितनी कॉटन रही होगी, उसकी कितनी क्विंटल मैम कॉटन फोर थी? मैम यस, 4 4। क्विंटल को। यस, तो यानी कि वो 4 क्विंटल उसका कॉटन था और वो उसको बेचने गई है। तो 1500 पर क्विंटल के हिसाब से उस ट्रेडर ने खरीदा और उसे 6000 रुपये बताया। तो अभी पूरे तो मिलने वाले नहीं है उसे, क्योंकि उसने पहले ही उधार ले रखा है। The trader deducts rupees 3,000 for repayment of loan and interest and pays Swapna 3,000। तो सबसे पहले तो क्या किया, ट्रेडर ने पहले ही डिडक्ट कर लिया, पहले ही काट लिया अलग से उसकी रीपेमेंट, जो पहले वाली पेमेंट उसकी चुकानी थी, जो बकाया रह रही थी लोन की और इंटरेस्ट की, यानी कि जो रुपए उसने लिए थे और जितना उस पे ब्याज बढ़ा था, जो इंटरेस्ट बढ़ा था, तो 3,000 उसके काट लिए और बाकी के 3,000 जो बचे वो उसे दे दिए। तो यानी कि अभी अगर उसने 2,500 लिया था तो 500 तो इस पे हो गया उसका इंटरेस्ट। तो अभी उसे कितने मिले हैं, 3,000 ओनली। अब आगे देखिए स्वप्ना क्या खुश है इससे। अब स्वप्ना क्या बोलती है, रुपीज 3,000 ओनली, वो बोलती है केवल 3,000 रुपए। अब ट्रेडर आगे क्या कहते हैं, कॉटन इज सेलिंग चीप। कॉटन मार्केट में बहुत ही सस्ती मिल रही है, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट। बहुत सारी कॉटन है दुकानों में और इसीलिए इसकी कीमत सस्ती हो गई है। जब चीजें संख्या में कम होती है, अमाउंट में कम होती है, तभी उसका रेट भी बढ़ता है। तो अभी फिलहाल ये तो पता है कि जो ट्रेडर हैं वो सही कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, तो अभी आगे पता लगेगा। अब स्वप्ना क्या बोलती है, आई हैव टॉयड सो हार्ड फॉर 4 months टू ग्रो दिस कॉटन। अब आगे क्या बोलती है स्वप्ना कि आई हैव टॉयड सो हार्ड, मैंने बहुत ही ज्यादा हार्डशिप्स झेली है पिछले 4 महीने से। किसके लिए, कॉटन को ग्रो करने के लिए। यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन द कॉटन इज दिस टाइम। और आप देखिए कितनी चमकदार है मेरी कॉटन, कितनी साफ है, कितनी फाइन लग रही है देखने में, कितनी अच्छी लग रही है। आई हैड होप टू गेट अ मच बेटर प्राइस, और मुझे उम्मीद थी कि मुझे इससे ज्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे। यानी कि अभी वो 3,000 को लेके खुश नहीं है, वो क्या सोच रही थी कि मुझे और ज्यादा पैसे मिलेंगे।
अब ट्रेडर आगे क्या कहते हैं, अम्मा आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस, बोलते हैं अम्मा मैं तो आपको बहुत अच्छी कीमत दे रहा हूँ। अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच, अगर आप अभी किसी दूसरी दुकान पे जाओगी ना, हो सकता है बगल वाले इतना ना दे। अब ऐसे तो फिलहाल जब हम मार्केट में जाते हैं कोई कपड़े खरीदने के लिए, तो हर मार्केट वाले भी यही कहते हैं कि जितना अच्छा सामान हमारे यहाँ है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बहुत लोग तो ऐसे भी बोल देते हैं एंड में कि अगर कहीं और से लेके आओ तो मैं अपना ये दे दूंगा उठा के। तो फिलहाल ये उन सबका एक डायलॉग होता है वो ऐसा बोलने का। अभी क्या बोलते हैं कि ये जो मैं प्राइस दे रहा हूँ ये तो काफी अच्छा है, अगर आप किसी मार्केट में दूसरी दुकान पे जाओगे ना तो हो सकता है वो ये दे ही ना। यू कैन चेक एट द करनूल मार्केट। अब वो आगे ये भी बोल देते हैं कि करनूल के किसी और मार्केट में चेक कर लो जाके, इफ यू डू नॉट बिलीव मी, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा ना हो। अब स्वप्ना आगे क्या बोलती है, डोंट बी एग्री, आप गुस्सा मत होइए, हाउ कैन आई डाउट यू, मैं आपसे आप पे संदेह कैसे कर सकती हूँ, कैसे डाउट कर सकती हूँ। I had only hoped that we would earn enough from the cotton crop to last us a few months. अभी क्या बोलती है कि मुझे पिछले कुछ महीनों से उम्मीद थी कि मुझे कॉटन में ज्यादा मुनाफा होगा, मैं ज्यादा कमा पाऊंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब वो कुछ बोल भी नहीं पा रही बेचारी। क्या बोलती है वो कि नहीं नहीं आप गुस्सा मत होइए, अगर मान लो वो उसके साथ उससे ये कहती है कि नहीं मुझे इससे ज्यादा पैसे मिलेंगे, मैं यहाँ पर नहीं बेचूंगी, तो हो सकता है कि फ्यूचर में फिर ऐसी कंडीशन आए कि उसे दोबारा से फिर से क्रेडिट लेना पड़े, तब वो पर्सन देगा नहीं। और यही माइंड में चल रहा है उसके, और यही कारण है कि वो उससे ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाती। अब देखिए स्वप्ना को आगे मालूम है, तो स्वप्ना नोज दैट कॉटन विल सेल फॉर एट लीस्ट 1800 पर क्विंटल। स्वप्ना को पता है कि जैसे ही मैं मार्केट में निकलूंगी ना बाहर, कम से कम इसकी 1800 मिलेगी, और ज्यादा तो और भी रुपए मिल सकते हैं, कम से कम इसकी 1800 पर क्विंटल कीमत होगी। फिर भी वो आर्ग्यू नहीं कर पाती। द ट्रेडर इज पावरफुल मैन इन द विलेज एंड द फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन हिम फॉर लोन्स, नॉट ओनली फॉर कल्टिवेशन but also to meet other exigencies such as illness, children's school fee. Also, there are times in the year when there is a no work and no income for the farmers. अब ये जो जिसने भी लोन दिया है जिस ट्रेडर ने, तो इससे ये आर्गुमेंट नहीं कर पा रही, क्योंकि ये गांव का एक बहुत ही पावरफुल आदमी है। पावरफुल का मतलब ये नहीं कि लड़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा है। पावरफुल कैसे है ये, क्योंकि ये बहुत ही पैसे वाला है। कैसे? वो सारे ही किसानों को लोन देता है, और केवल खेती करने के लिए नहीं, बाकी अदर एक्सीजेंसीज दैट मीन्स की और सारे काम भी हैं जिनके लिए लोग कर्जा ले लेते हैं, जैसे कि बीमारी के टाइम पे भी ले लेते हैं। बच्चों की स्कूल फीस नहीं जमा कर पाते, फिर उसी ट्रेडर के पास चले जाते हैं कि हमें कुछ पैसे दे दो। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि जब उनकी फसल खराब हो जाती है या उनके पास कोई काम नहीं रहता है, तो इस सिचुएशन में एक वही बंदा है जो इन्हें रेंट पे पैसे दे देता है। और यही कारण है कि ये उस अब उसका जो उपकार है उसका किया हुआ, हाँ उस वो जो पैसे दे देता है बुरे टाइम पे, इसकी वजह से ये उसके पास जाके आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाते। सो ब्रोइंग मनी इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो जब इनके पास कोई काम नहीं रहता, यही ट्रेडर है जो इन्हें क्रेडिट पे पैसे देता है, जिसकी वजह से ये लोग सरवाइव कर पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं। अगर ये पैसे नहीं देता क्रेडिट पे, तो ये लोग इन लोगों के पास खाने को भी कुछ भी नहीं होता। चलिए अब आगे हमें क्या बताया, स्वप्नाज अर्निंग फ्रॉम कॉटन कल्टिवेटिंग इज barely मोर देन व्हाट शी माइट हैव अर्नड एज अ वेज लेबर। अब स्वप्ना की जो अर्निंग है, यानी कि उसने भी 4 महीना मेहनत किया और कॉटन को जा करके बेचा, और उसकी जो कीमत है वो उससे भी कम है जितना वो कहीं मजदूरी करके कमा लेती। यानी कि अगर अभी ये 4 महीने कॉटन उगाने के बजाय किसी के घर पे या फिर किसी फैक्ट्री में कोई काम करती, तो वहां पर हर महीने अगर मान लो 2000 भी मिलते, तो 4 महीने के कितने हो जाते, 8000, यानी कि ज्यादा होता। तो इसकी जो अर्निंग है काफी कम रही है, इसे केवल 3000 रुपए मिले हैं। चलिए तो अभी आपको स्टोरी समझ आई इसकी। Yes, ma'am. यानी कि जो Yes, अभी ma'am. गरीब किसान है बेचारे, जो छोटे किसान स्मॉल फार्मर, उनकी कंडीशन तो मोस्टली ऐसे ही है। आपको यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बारे में दिया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश हमारे इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा कॉटन उगाया जाता है। आप लोग जानते हैं क्यों?
कॉटन की क्रॉप्स के लिए कौन सी सॉइल सबसे ज्यादा बेटर होती है? हम ब्लैक सॉइल। यस, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी ज्यादा अच्छी होती है, ये प्रेफरेबल होती है और इसलिए काली मिट्टी में, ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा कॉटन ग्रो किया जाता है और इसकी सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में ही होती है और इसलिए हमें वहां की एक स्टोरी भी है। चलिए, तो अभी एक मार्केट भी दिया है जो सेम इसी से, ये तमिलनाडु का मार्केट है हमारा, ये भी साउथ में ही है। अब इस मार्केट में क्या होता है, ए शॉप इन अरौडी, एक दुकान है जहां पर कपड़े रखे हुए हैं सारे, यानी कि अभी यहाँ कपड़ा बेचा जा रहा है। पहले हम लोग ना इस क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं इस स्टोरी से रिलेटेड। तो फर्स्ट है, डिड स्वप्ना गेट अ फेयर प्राइस ऑन द कॉटन? यस अनुराग, नाउ यू टेल बेटा। No, not get the fair the get the for the fine cotton. बेटा आपकी आवाज कट कट के आ रही है, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। यस श्रेया, नाउ यू टेल। Ma'am, Sapna did not get a fair price on the cotton. यस वेरी गुड। तो स्वप्ना को बिल्कुल भी ठीक ठाक पैसे तो नहीं मिले थे कॉटन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे पूछा है, व्हाई डिड द ट्रेडर पे स्वप्ना लो प्राइस? यस मुस्कान, नाउ यू टेल। When the trader pays Sapna a low cotton because Sapna was a poor farmer and she have no any income except the selling of cotton. Yes, well right. Yes, Abhishek, now you tell. Why did the trader pay Swapna a low price? Ma'am, the trader pay Swapna a low price because he know that Swapna is a poor farmer, so that she will dependent on him for the loan, and she can't argument with him. Okay, yes, very good. चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, where do you think large farmers would sell their cotton? How is their situation different from Swapna? अभी यहाँ हमें यहाँ पर किसी बड़े किसान की सिचुएशन नहीं बताई, तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ पर अपनी कॉटन को बेचते होंगे? उस ट्रेडर की दुकान पे तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए, कौन बताएगा इसका आंसर? यस अनुभव। Big farmers sell their cotton at big market. यस, तो ये लोग एक बड़ी मार्केट में जाते होंगे, गोडाउन वगैरह में बेचते होंगे अपनी कॉटन को। अब आगे हमसे पूछा है, हाउ इज देयर सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम स्वप्ना? यस मुस्कान, नाउ यू टेल। Ma'am, their situation different from Sapna that Sapna get the low price of selling cottons because she sells his cotton in the local market, but they sells their cotton on any factories. ओके वेरी गुड। एक आपने मिस्टेक की थी, हिज नहीं बोलना है, यहाँ पर स्वप्ना एक लेडी है। चलिए अभी आगे हमें यहाँ पर एक चीज और दी है कि ये जो कॉटन है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ गया। देखिए सबसे पहले है, ट्रेडर सेल द कॉटन एट द करनूल कॉटन मार्केट। तो सबसे पहले जो ट्रेडर्स हैं कॉटन को कहाँ बेचेंगे? करनूल की कॉटन मार्केट में। फिर जो गिनिंग मिल है, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा फाइबर, उसमें एक चैप्टर है, मुझे याद नहीं आ रहा उस चैप्टर का नाम। And fiber to fabric. यस, फाइबर टू फैब्रिक, यही माइंड में याद नहीं आ रहा था। उसमें आपको सारी प्रोसेस बताई है कि कपड़ा कहाँ जाता है, क्या क्या होता है, स्पिनिंग, यार्निंग, वीविंग, सब कुछ दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर हमें क्या बताया है, जो ट्रेडर्स हैं इस कॉटन को कहाँ बेच, इन्होंने सबसे पहले करनूल की कॉटन मार्केट में बेचा। फिर जो गिनिंग मिल है, यानी कि अभी जो इसकी धुनाई करेंगी वो इसे खरीद लेती हैं, क्योंकि सबसे पहले जब कॉटन मार्केट में जाती है ना तो ये फूली फूली सी होती है और
फिर क्या किया जाता है वहां पर गिनिंग मार्केट में, इसमें से डस्ट वगैरह निकाली जाती है और उसको हल्का किया जाता है। फिर नेक्स्ट आगे कहाँ गई है, गिनिंग मिल रिमूव्स द सीड्स एंड प्रेसेस द कॉटन इनटू बेल्स। अब ये जो गिनिंग मिल है ये इसमें से बीज वगैरह भी निकालेंगी और फिर क्या करेंगी, इसे ये बेल्स के लिए बेचेंगी। अब जो स्पिनिंग मिल है यानी कि अभी इसे धागा बनाने के लिए भेजना है, अभी ये कॉटन ही है, केवल इसमें से सीड हटा दिए गए, इसको हल्का कर दिया गया, डस्ट वगैरह निकाल दी गई। अब इसे स्पिनिंग के लिए भेजना है यानी कि कताई के लिए, धागा बनाना है अब इसका। फिर क्या होता है, स्पिनिंग मिल इसे खरीद लेंगी, स्पिनिंग मिल स्पिन्स द कॉटन इनटू यार्न। अब ये इसको क्या बना देंगी, इसका धागा। फिर स्पिनिंग मिल सेल्स द यार्न टू यार्न डीलर्स। अब ये इसे धागों के डीलर्स के पास, जो यार्न डीलर्स हैं जो धागा खरीदते हैं उनके पास भेज देंगी। और फिर ये कहाँ जाएगी, यार्न मार्केट में जहां पर कपड़े बनाए जाते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर पूरी प्रोसेस दी है, कहाँ कहाँ गई, कैसे गई, कौन कौन लेके जाएगा। आप सभी ने फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर पढ़ा है ना, 6th क्लास में ही था ना साइंस में, यस मैम। यस मैम। उसमें पूरी प्रोसेस बताई हुई है। चलिए अब आगे हमें दिया है द क्लॉथ मार्केट ऑफ एरोड। अब एरोड का मतलब होता है जंग लगना साइंस की लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पर एरोड एक मार्केट का नाम है। ये कपड़े का मार्केट है एरोड तमिलनाडु में। तो एरोड्स बाई वीकली क्लॉथ मार्केट इन तमिलनाडु इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड। अब ये जो एरोड का कपड़े का मार्केट है ये एक बहुत ही बड़ा कपड़े का मार्केट है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, यानी कि ये दुनिया में फेमस है। तो अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ इज सोल्ड इन दिस मार्केट। यहाँ पर कपड़ों की बहुत ज्यादातर वेराइटी, बहुत ज्यादा वेराइटीज बेची जाती है, अलग अलग टाइप के कपड़े। क्लॉथ्स दैट इज मेड बाय वीवर्स इन द विलेज अराउंड इज आल्सो ब्राउट हियर फॉर सेल। तो यहाँ पर जो भी वीवर्स हैं यानी कि बुनकर हैं जो कपड़ा बुनते हैं गाँवों के, तो वो क्या करने आते हैं, अराउंड इज आल्सो ब्राउट हर फॉर सेल। तो अपनी बनाई हुई चीजों को बेचने के लिए इस मार्केट में आते हैं, यानी कि जो उन्होंने अभी कपड़ा बनाया है वो उसको आके इस मार्केट में बेच देते हैं। अराउंड द मार्केट आर ऑफिस ऑफ क्लॉथ्स मर्चेंट वो बाय दिस क्लॉथ्स। अब इस मार्केट के ही आसपास उन मर्चेंट्स के, उन व्यापारियों की दुकानें भी हैं जो कपड़े को खरीदते हैं। तो उनकी दुकानें भी हैं, वो लोग यहाँ से कपड़े खरीद के लेके जाते हैं, फिर बाद में उसकी शर्ट और पैंट जो भी उन्हें बनाना होता है वो बनाते हैं और उसे बेचते हैं। अदर ट्रेडर्स फॉर मैनी फ्रॉम मैनी साउथ इंडियन टाउन्स आल्सो कम एंड परचेज क्लॉथ इन दिस मार्केट। अब पूरे साउथ इंडिया के जो बाकी जो ट्रेडर्स हैं, अदर ट्रेडर्स, वो भी इस दुकान पे आते हैं और यहाँ से कपड़े खरीद के ले जाते हैं। क्योंकि अभी ये काफी फेमस जगह है एरोड मार्केट, आपको ये याद रखना है क्योंकि हमें एक चीज बताइए, ये पूरी वर्ल्ड का फेमस मार्केट है। तो यहाँ से बहुत सारे लोग कपड़े खरीद के लेके जाते हैं। On market days, you would also find weavers bringing cloth that has been made on order from the merchant. अब मार्केट के दिनों में यानी कि जब मार्केट लगा होता है तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे बुनकर हैं, बहुत सारे वीवर्स हैं जो कपड़े लेकर के आते हैं, जिन्होंने काफी सारे व्यापारियों के कहने पर कपड़े बनाए हैं। These merchants supply cloth on order to garment manufacturer and exporters around the country. और ये जो व्यापारी होते हैं, ये व्यापारी कौन है, जो अभी बहुत सारा सामान बनवाते हैं एक साथ, यानी कि काफी बड़ी मात्रा में। तो ये जो मर्चेंट हैं ये इन बुनकरों से कपड़े बनवाते हैं और फिर क्या करते हैं, उसे एक्सपोर्ट करते हैं कंट्री के अदर पार्ट्स में, यानी कि इस देश के अलग अलग भाग में उसे भिजवाते हैं उस कपड़े को। दे परचेज द yarn एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू द वीवर्स अबाउट द काइंड ऑफ क्लॉथ दैट इज टू बी मेड। सबसे पहले उन्होंने धागा खरीदा, फिर वो वीवर्स को बताएंगे कि आपको कैसा कपड़ा बनाना है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ इज दिस डन। अभी हमें नीचे कुछ एग्जाम्पल दिया है, हमें ये पता लगेगा कैसे ये खरीदा जाता है, कैसे आता है मार्केट तक। चलिए सबसे पहली पिक्चर है, यहाँ पे फिलहाल कुछ दिया नहीं, कपड़े की दुकान है, यही दिख रहा है कि कपड़ा बनता होगा। फर्स्ट पिक्चर देखते हैं हम। दिस इज द मर्चेंट शॉप इन द बाजार। ओवर द years these traders have developed extensive contact with garments firms around the country from whom they get orders. These traders purchase the yarn from others. अब ये एक व्यापारी की दुकान है जो क्या करेगा, कपड़े को
कंट्री के अलग अलग पार्ट में बेचने जाएगा या किसी को बोलेगा बेचने के लिए, तो बाजार में ये ट्रेड उस मर्चेंट की दुकान है और ये जो ट्रेडर है पहले तो छोटा था, लेकिन अब इसने अपना दायरा बढ़ा लिया, एक्सटेंसिव कॉन्टेक्ट्स, उसका जो कॉन्टेक्ट का दायरा है, यानी कि अभी उसके कॉन्टेक्ट में काफी और ज्यादा लोग हो गए हैं, क्योंकि जाता है बेचने तो केवल एक ही पर्सन को तो बेच के नहीं आएगा, जब भी जाता है तो और ज्यादा कस्टमर बनाने की इसकी चाहत होती है, और इसलिए अब जो इसका एक्सटेंसिव कॉन्टेक्ट्स है बहुत से लोगों से जो जान पहचान है वो बढ़ गई है। तो अभी क्या करता है, जिन जिन लोगों के साथ भी इनके कॉन्टेक्ट्स हैं उन सभी का उसके ऑर्डर लेके आता है और यहाँ पर आकर के कपड़े बनवाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं ये, दीज ट्रेडर्स परचेज द यार्न फ्रॉम अदर्स। अब यहाँ ये ऑर्डर लेके आता है, दीज ट्रेडर्स परचेज द यार्न फ्रॉम द अदर्स। अब ये जो ट्रेडर्स हैं सबसे पहले क्या करते हैं, धागा खरीदते हैं और उस धागे से फिर मिल में कपड़े बनवाए जाते हैं। अभी देखिए दूसरी पिक्चर दी है हमें ये वाली, जहां पर धागे से कपड़े बनाए जा रहे हैं। आप में से किसी ने रियल में देखा है ये मिल जहां पर कपड़े बनाई जाती है? देखिए किसी ने? नहीं। अच्छा, गांधी जी भी एक टाइप का कपड़ा बनाते थे, कौन सा कपड़ा बनाते थे आपको मालूम है आपको? किसी को नहीं मालूम? स्पिनिंग व्हील चलाते थे ना, वो कताई वाली मशीन, चरखा। यस मैम, चरखा। तो वो किस टाइप के कपड़े बनाते थे? खादी, खादी के कपड़े बनाते थे ना। यस मैम। फिलहाल वो बहुत ही महंगा मिलता है। अभी एक जगह मैं गई थी, बात हो रही थी वहां पर कि अगर हम लोग गांधी जी के बताए रास्ते पे चले तो बिना कपड़ों के ही रहेंगे, क्योंकि खादी बहुत महंगा है आज के टाइम पे। तो पहले के लोग क्या करते थे, जो गांधी जी के फॉलोअर्स थे ना, वो साथ में रहते थे, वो स्पिनिंग व्हील चलाते थे, कपड़ा भी बनाते थे, तब लोग वहां पर खादी के कपड़े पहनते थे। लेकिन आज के टाइम में अब ये खादी फैक्ट्रियों से बनाए जाने लगा है और इसलिए बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत कॉस्टली है। केवल नेता लोग ही पहनते हैं इसे आज के टाइम पे तो ज्यादातर। चलिए, अब सेकंड दिया है हमें ये वाला, यानी कि ये एक मिल है, कपड़े की मिल, जहां पर कपड़े बनाए जा रहे हैं। तो द वीवर्स लिव इन विलेज अराउंड एंड टेक द yarn supplied by these traders to their homes where the loom are located in shed adjacent to their house। अब ये जो वीवर्स हैं यानी कि जो बुनकर हैं, अभी ये लोग क्या करेंगे, व्यापारियों से धागा खरीद के लाएंगे, क्योंकि ये जो मर्चेंट है ना, ये वीवर्स को क्या बोलेगा, आपको कपड़ा बनाना है और बाद लाके फिर मुझे देना है। तो पहले ये लोग क्या करेंगे, ट्रेडर से धागा खरीदेंगे और फिर क्या करेंगे, उसे अपने घर लेके आएंगे, जहां पर उनका ये लूम है, हैंडलूम, जहां पर ये लोग कपड़े बनाते हैं, हथकरघा मशीन। तो हैंडलूम जहां पर हाथों से बनाते हैं ये लोग। तो ये लोग अभी क्या करेंगे, फिर लूम में लेके आएंगे उस धागे को। अब ये जो लूम है, ये जो दुकान है, ये इनके घर के बिल्कुल साथ में ही होता है। एडजेसेंट एंगल पढ़ा होगा आपने 7th क्लास में, पढ़ा है सभी ने? यस मैम। तो एडजेसेंट एंगल संलग्न कोण होते हैं, एक ही साथ में सटे हुए एंगल। तो ऐसे ही यहाँ पर इसकी मीनिंग क्या हो जाती है कि ये जो लूम है इनका, ये बिल्कुल घर से सटा हुआ ही है, घर के साथ में ही। तो वहां पर ये लोग धागा खरीद के लाते हैं और अभी कपड़ा बनाएंगे उससे। These photographs shows a power loom in such home। अब ये जो आपको पिक्चर दी है 2nd नंबर पे, ये इनके घर का एक लूम है, जहां पावर लूम, जहां पर ये लोग हाथों से नहीं बनाएंगे, पावर लूम है, यानी कि बिजली का इस्तेमाल करके इन्हें भी कपड़ा बनाना है। तो ये लोग कपड़े बनाएंगे इन वन सच होम, अपने घर पे। ये सभी जो अलग अलग ये बैठे हुए हैं, ये सारे व्यापारी हैं, अभी अपने सब लोग ये अपने घर जा करके कपड़े बनाएंगे। अभी थर्ड पिक्चर नहीं समझ आई किस लिए दी हुई है। The weavers and their families spend long hours working on their looms। सब जो ये वीवर्स हैं, यानी कि जो अभी ये कपड़ा बनाने वाले हैं, इनका और इनकी फैमिली का ज्यादातर टाइम इसी में बीतता है, कपड़े बनाने में ही। Most weaving unit have about 2-8 power loom on which the yarn is woven into cloth। तो यहाँ पर ये जो भी पावर लूम है इनका, यहाँ पर 2 से 8 तक पावर लूम्स होते हैं, 2 से 8 तक मशीनें होती हैं, जिन सभी पे अलग अलग कपड़ा बनाया जाता है। अ वैरायटी ऑफ साड़ीज, टॉवल्स,
shirting, ladies dress material and bed sheets are produced in these looms. तो ये यहाँ पर अपने इस लूम पे देखिए बहुत सारे कपड़े बनाते हैं, साड़ियां भी बनाते हैं, टॉवल्स भी बनाते हैं, शर्ट भी बनाते हैं, लेडीज ड्रेस मटेरियल भी बनाते हैं, एंड दूसरा बेडशीट भी बनाते हैं यहाँ पर इस अपने पावर लूम पे। उसके बाद अब जो थर्ड पिक्चर हमें दी हुई है, दे देन ब्रिंग बैक द फिनिश्ड क्लॉथ टू द ट्रेडर्स। अब उसके बाद जब ये कपड़ा रेडी हो गया यहाँ पर, यानी कि अभी चाहे इन्होंने कोई सा भी बनाया हो, चाहे टॉवल बनाया, चाहे शर्टिंग मटेरियल बनाया, उसे कलेक्ट करके ले जाएंगे अब फिर से इस मर्चेंट के पास, इस व्यापारी के पास। ये मर्चेंट इनको पेमेंट करेगा और उसके बाद जो मर्चेंट है वो या तो खुद, अगर काफी बड़ा मर्चेंट है, अगर ये इसके कांटेक्ट ज्यादा है तो अपने लोगों से भिजवाएगा कंट्री के अलग अलग पार्ट में। तो ये अब इसको लेके जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ट्रेडर्स के पास। हियर दे कैन बी सीन गेटिंग रेडी टू गो टू द मर्चेंट इन द टाउन। द ट्रेडर कीप एन अकाउंट ऑफ द yarn गिवन एंड पेज द मनी फॉर वीविंग दिस इनटू क्लॉथ। तो अभी ये जो ट्रेडर है, या ये तो व्यापारी को बेचते हैं, अधिकतर व्यापारी लेके जाते हैं उस मर्चेंट के पास, क्योंकि जो व्यापारी होते हैं ना उनका ज्यादा लिंक होता है मर्चेंट से। तो ये पहले ट्रेडर को देते हैं, ट्रेडर क्या करेगा, इनको पेमेंट करेगा। फिलहाल ये इन लोगों की भी बुरी कंडीशन होती है, ये लोग भी गरीब ही रह जाते हैं। जैसे अभी हमने स्वप्ना की स्टोरी पढ़ी थी ना, सेम ऐसे ही ये भी है। Yes, तो ma'am. जो ट्रेडर्स होते हैं ये इनको पेमेंट करते हैं, लेकिन वो पेमेंट कुछ ही रहती है, वो इनके लिए मतलब इनके लिए कैपेबल, इनके लिए ज्यादा ज्यादा नहीं होती, कम ही रह जाती है वो। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाता होगा? मर्चेंट, व्यापारी। क्योंकि जब ये उस कपड़े को लेके जाता है तो पता नहीं कौन से एरिया में कितने प्राइस में बेचता होगा, यही जाने, वो तो सारी जगह ही बेनिफिट कमा लेता है। चलिए, तो अभी इतना समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अभी नेक्स्ट क्लास में क्या करना है हमें? आज तो इतना हो गया। अब आगे हमें किसी वीवर की, किसी बुनकर की कहानी पढ़नी है। कैसी लाइफ है उसकी, क्या स्वप्ना की तरह है या उससे अच्छी है? ओके Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, चलिए Yes, आज के लिए ma'am. इतना ही, टाइम एंड होने वाला है। ओके, गुड बाय एवरीवन। Goodbye, Bye, ma'am. Goodbye, ma'am.